Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS last year. Also, it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप प्रकाश है और मैं सबसे पहले डेली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके माध्यम से मैं आप लोग से जुड़ा हूँ और मैं अपनी तैयारी के जो भी मैंने सीखा है और जो भी मैंने साझा किया वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि मेरा नाम संदीप प्रकाश है, मैं झारखंड रांची ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रांची से हुई है, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल से मेरी 10th हुई है। 12th मैंने ब्रिजफोर्ड पब्लिक स्कूल से मैंने किया। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कोलकाता के बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IT से मैंने किया। तत्पश्चात मैंने अपनी तैयारी सिविल सर्विस में स्टार्ट कर दी और UPSC की मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और उस UPSC के मैं 4 अटेम्प्ट दे भी चुका हूँ। और इसी बीच में मैं CDS UPSC के एक CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस की एग्ज़ाम होती है, तो उसमें मैंने 3 बार इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे रहते रहते मैंने वेस्ट बंगाल PCS भी दिया हुआ हूँ और UP PCS भी मैंने मेंस लिखा हुआ हूँ। और ये मेरा JPSC का प्रथम प्रयास है। और मैंने इसी बीच में आपका NCB वगैरह का भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ हूँ। बाकी अब मैं बताना चाहूँगा कि JPSC में किस स्टेज में एग्ज़ाम होती है, वो तीनों स्टेज में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो पैटर्न है JPSC का 3 स्टेज का है, जिसमें प्रीलिम्स है पहला, दूसरा मेंस है, तीसरा इंटरव्यू है। और प्रीलिम्स का पहले मैं बताना चाहूँगा तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2। GS1 में जो इंडिया का जीके हो गई और 10 क्वेश्चन रहते हैं झारखंड के एक्सपेक्ट के जीके। प्री में ही GS पेपर 2 में आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, दोनों 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। और साथ ही साथ मैं मेंस के बारे में बताना चाहूँगा। मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 हिंदी इंग्लिश पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर 2 जो होता है ये हम लोग के एक रीजनल लैंग्वेज होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में जैसे हो गए खोटा हो गई, पंचप्रज्ञा हो गई और नागपुरी लैंग्वेज हो गई, जो भी इसमें जो लोग कंफर्टेबल होते हैं वो अपने वो सब्जेक्ट लेके एग्ज़ाम देते हैं, जो कि ये नंबर ऐड ऑन होता है। उसके बाद पेपर 3 होता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पेपर, जिसमें झारखंड हिस्ट्री भी है, झारखंड ज्योग्राफी भी है, जिसको हम लोग GS पेपर 1 से भी बोलते हैं। और ऐसे पेपर 4 हो गया आपका पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपका GS2 हम लोग बोलते हैं। और पेपर 4 हो गया हम लोग का पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने बताया। पेपर 5 हो गया हम लोग का इकोनॉमिक्स सेक्शन, जो कि इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा सेक्शन नहीं माना गया है JPSC के लिए लेकिन सबसे मज़ा इसी में आता है। और लास्ट पेपर जो पेपर 6 है वो साइंस एंड टेक है, जिसमें आपके फिजिक्स एंड बायोलॉजी के भी पार्ट हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को प्रीलिम्स के बुक लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने प्रीलिम्स को बताया GS पेपर 1 और GS पेपर 2 होते हैं। GS पेपर 1 में आपके इंडिया एस्पेक्ट के जीके होते हैं, जिसमें हिस्ट्री सेक्शन है। हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। एंशियंट मेडिएवल के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की एक NCERT होती है, उससे मैंने पढ़ाई किया था। और मॉडर्न के लिए मैंने राजीव अहिर सर का एक स्पेक्ट्रम की किताब है, मैंने उससे पढ़ा। और ये पढ़ने के बाद मुझे घटना चक्र से जो भी प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं वो सॉल्व किया मैंने। ये हिस्ट्री के पार्ट हो गई। पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत को बहुत थ्रोली पढ़ा हूँ, क्योंकि मैंने UPSC की तैयारी किया हूँ, तो मुझे कितना अप्रॉक्स 30-40 बार मैं पढ़ चुका हूँ उसको, और ज़्यादा ही हुआ होगा। लेकिन इसके बाद मैंने घटना चक्र, जो कि स्टेट PCS के लिए मैंने घटना चक्र, इसमें PYQ होते हैं, इसीलिए मैं पढ़ा था। इकोनॉमिक्स में हो गया, इकोनॉमिक्स में मुरनाज सर के वीडियो है जो यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल है, उन्हें आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ मुरनाज सर के हैंडी नोट्स आते हैं, तो आप वो कर सकते हो। और उसके बाद रहा आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में एक लुसेंट की किताब आती है, जिन्हें आप पढ़िए।
जो कि उससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, वो मोर देन सफिशिएंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, अगर साइंस में कोई चीज़ पूछ रहा है तो। और साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए हो गया, तो करंट अफेयर के लिए कोई भी आप एक मैगज़ीन उठा लीजिए। जैसे मैंने स्पीडी पढ़ा है, लेकिन बहुत से लोग जो सेलेक्टेड हुए, जिनसे मेरा बात भी हुआ है, वो लोग एक आई दृष्टि का ही मैगज़ीन आते हैं, वो भी पढ़े हैं। और साथ ही साथ एक एडुटेरिया मैगज़ीन भी आता है, वो भी लोग पढ़े हैं। तो ये आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से देख लो, जिसको आपको पढ़ने में अच्छा लगे, क्योंकि स्पीडी हो गया एकदम फैक्चुअल डाटा है। और आपको थोड़ा अगर पढ़ने में होता है कि हमको कुछ थोड़ा उसमें डिटेल रहे तो पढ़ने में मज़ा आएगा, तो एडिटोरिया आप लोग ले सकते हैं, वो है बुक। और 10 क्वेश्चन रहता है वही जीएस पेपर 1 में, जो झारखंड का होता है। और जीएस 2 होता है जो कि प्रॉपर पूरा झारखंड होता है, उसमें गवर्नेंस सिस्टम भी होती है बहुत से। उसमें एक किताब आप लोग पकड़ लो, जो कि उड़ान पब्लिकेशन की एक किताब है, जो कि अब इंग्लिश में भी आने लगी है। सर से बात हुई थी मेरी, सर बताए थे इंग्लिश में भी अब आने लगी है। तो आप लोग इंग्लिश की कोई किताब पकड़ लो जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो एक किताब आप लोग पढ़ लो। और साथ ही साथ उसमें सबसे बड़ा क्रंचेज आते हैं, जिसमें CNT SPT का एक पार्ट होता है। CNT SPT का पार्ट के लिए आप ध्यान दो तो एक DSP की पाठशाला करके एक यूट्यूब चैनल है, विकास श्रीवास्तव सर पढ़ाते हैं उसमें CNT SPT पार्ट बहुत अच्छे तरीके लूसिड वे में समझाया गया है, जो कि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको मतलब कोई भी चीज़ पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगा। और कोई चीज़ आपको लगेगा ना कि ये चीज़ हम इम्पॉर्टेंट है और इसको हम मेल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप उससे एक बेयर एक्ट निकाल लेना, जो कि नेट पे अवेलेबल है। गूगल में आप जब देखोगे तो बेयर एक्ट निकाल लोगे, तो मेंस में उसका एक सेक्शन को आप ऐड ऑन कर सकते हो, तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे झारखंड में बहुत सा एक मेला होता है, फिर आपका बहुत सा कि कोई किला कहाँ पे है, तो वो चीज़ पढ़ने के लिए एक ई-ग्राम करके एक चैनल है यूट्यूब में, आप उनको देखिए, क्योंकि वो उन्हीं के थ्रू मैंने बहुत सा चीज़ ट्रिक से सीखा है। जैसे चतरा में मेला लगता है, तो वो एक ट्रिक कहानी तरीके से बताए हैं कि कैसे होता है, वो आप एक बार देख लोगे तो पढ़ने में एक बार उनसे देख लो, उसका फिर आपको अपने समझ में आ जाएगा। ये मेरा प्रीलिम्स का है एक्सपेक्ट का। अब मैं मेंस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया, मेंस के टोटल 6 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर हिंदी इंग्लिश होती है, जिसमें आप कंपलसरी नहीं है, इसमें आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है, जो कि आप 50 क्वेश्चन इंग्लिश की होती है, 50 क्वेश्चन हिंदी की होती है। तो आपको इसमें बस कोई भी एक किताब उठा लेना है, हिंदी के लिए भी या इंग्लिश के लिए भी। मैंने स्पेसिफिक कोई किताब नहीं पढ़ा इसके लिए, मैंने बस अपनी जो तैयारी किया, बस एक प्रिसाइज राइटिंग का एक होता है फॉर्मेट, तो वो आपको इसमें देखना होगा कि किस टाइप से लिखा जाता है, वहाँ पे आप इसमें काम कर सकते हो। बाकी एज सच मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अगर किन्हीं को लगता है कि हाँ जैसे मुहावरा हो गए या फिर अनुलोम विलोम शब्द हो गए, तो वो एक बार आप देख सकते हो, आपके रेफरेंस के लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। और जैसे मैंने दूसरा पेपर बताया, दूसरा पेपर रीजनल पेपर है, जिसमें हिंदी इंग्लिश और खोटा और पंचप्रगनिया जैसे लैंग्वेज है, जिसमें मैंने तो खोटा लिया है। अब मैंने खोटा के लिए एक उपेंद्र गुप्ता सर का एक यूट्यूब चैनल है, जो कि खोटा का एक नोट्स बनाए थे, तो मैंने उसे ही फॉलो किया था प्रॉपर तरीके से। मैंने उन्हें ही बार बार मैं लिख के अपने से ट्राई किया हूँ। उसके बाद फिर उसका जो एग्जाम्पल है, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल मैं BN औदार सर का भी डाला हूँ, लेकिन पूरा मैं रिलाई हुआ था सर का ही से नोट से ही, जो कि और खोटा में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि खोटा में 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17 से 18 क्वेश्चन अगर जो कि हिंदी मीडियम में नहीं है कोई छात्र, तो उनको लिखने में सबसे बड़ा परेशानी आती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन पे 2 पेज लमसम लिखना पड़ता है, तो जिसका हिंदी नहीं लिखते हैं उनका स्पीड स्लो हो जाता है, तो वो 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कंप्लीट करना 3 घंटा में, वो सबसे बड़ा दिक्कत का हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जब आप घर में ही पढ़ रहे हो तो एक लिखने का प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, उसमें आप प्रॉपर 7 मिनट का समय दो कि 7 मिनट में हम कैसे लिख रहे हैं, और 7 मिनट में ही उसको कंप्लीट करो। आप कोई भी टॉपिक को, जैसे खोटा का उद्भव विकास का चीज़ है, तो उसमें 7 मिनट में ही ख़त्म करने की कोशिश करो, जिसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। क्योंकि मैंने यही चीज़ किया था, जिसके चलते मैंने 3 घंटा जो मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे 3 घंटा मैंने एग्ज़ाम लिखा हूँ। एक बार तो सर नीचे झुका, फिर उठा ही नहीं जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक ये चीज़ है कि वहाँ पे स्पीड आना चाहिए, स्पीड नहीं होगा। और कोई चीज़ क्वेश्चन को ईगो में लेके नहीं कि इसमें बहुत बढ़िया लिखेंगे, बहुत बढ़िया लिखोगे, जैसे आप एक भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाने लगोगे, अगला क्वेश्चन छूटेगा ही, डेफिनेटली छूटता है, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत लोगों का छूटा भी है। तो पेपर 2 में आपको ये मेहनत करना होगा।
पेपर 3 जिसमें GS1 बोले मैंने, GS1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पार्ट होता है, जिसमें झारखंड हिस्ट्री भी होता है, झारखंड ज्योग्राफी भी होता है। हिस्ट्री के लिए मैंने जैसे बताया तमिलनाडु बोर्ड का NCERT एंशिएंट मेडिएवल के लिए। मॉडर्न के लिए मैंने बताया आपको कि राजीव अय्यर सर के स्पेक्ट्रम की किताब, मैंने वही प्री के लिए पढ़ा हूँ, वही मेंस के लिए पढ़ा हूँ। कोई स्पेसिफिक चीज़ मैंने ऐड ऑन नहीं किया है। और मैं ये भी चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि प्री या मेंस की अलग तैयारी नहीं होती है, एक ही तैयारी होती है। बस कभी मेंस में एक हो जाता है, सेलेक्टिव आपको मिल गया है, आपको उसी में पढ़ना है। झारखंड में तो एक और बढ़िया बात है कि प्री का भी सिलेबस बहुत वेल डिफाइन दिया हुआ, कम्प्रीहेंसिव वे में, तो वो चीज़ आपको बेटर तरीके से कब कितना पढ़ना है ये प्रॉपर दिया हुआ है। तो आप एक बार पढ़ोगे सिलेबस निकाल के, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया अभी झारखंड हिस्ट्री के बारे में, बस ये झारखंड ज्योग्राफी में मैंने 11-12 NCERT मैंने पढ़ा है, और साथ ही साथ एक GC लियोन की किताब आती है जो कि बहुत हेल्पफुल है मेंस के लिए। मेंस में बहुत सा ऐसा वर्ड है जो इसमें आप ऐड ऑन करोगे झारखंड मतलब ज्योग्राफी के लिए। और जैसे झारखंड हिस्ट्री हो गया, झारखंड ज्योग्राफी हो गया, तो कोई भी एक नोट्स आप लोग ले लो जो कि झारखंड का ही है। जैसे आप कैपिटल IS करके भी है, और साथ ही साथ DSP के पाठशाला, कोई भी सर का एक नोट्स ले लो, जिसको फिर आपको इनरिचमेंट और ऐड ऑन करना होगा, क्योंकि आपको भीड़ से थोड़ा हटना होगा। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का रहा। दूसरा रहा आपका पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रीलिम्स से मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा, वही मैंने यहाँ पे भी पढ़ा। मैंने कोई यहाँ स्पेसिफिक नहीं पढ़ने गया। हाँ, इसमें मैंने नेट का यूज़ बहुत किया। साथ ही साथ आप इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, जो सेकंड ARC का रिपोर्ट है, या फिर कहीं का कोई चीज़ का रिपोर्ट है जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, तो आप वो चीज़ डालो। ये चीज़ यहाँ पे भी जाएगा, ये चीज़ आपका इकोनॉमिक्स में भी जाएगा। और उसके बाद ये पेपर 4 हो गया। पेपर 5 में हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत लेंदी है, जैसा JPSC में। इसमें 4 पार्ट है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D। ग्रुप A थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी है, लेकिन ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D ये तीनों स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक भी है। और ये डायनेमिक के लिए आप जैसे एक रमेश सिंह की बुक भी आती हैं, उन्हें आप ले लो। और जो कि मैंने बताया सर का प्रीलिम्स के लिए हैंडी नोट्स मुरनाल सर का, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपना नोट्स बनाओ, ऐड ऑन करो। अरे बजट सर्वे पे पूरा फोकस करो, झारखंड का बजट और इंडिया का बजट, उसको आप एक जगह निकाल के लिखो, हर एक टॉपिक पढ़ो और साइड करते जाओ। जो भी आपको पॉवर्टी के लिए कोई स्कीम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, सबको आपको ऐड ऑन करना है। वो आपकी मेहनत है, वो आपको करना ही होगा। क्योंकि देखिए नोट्स सबको सब जगह से मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप अपने आप को नोट्स को थोड़ा सा अलग नहीं करोगे, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जो बेनिफिट होता है कि आप थोड़ा भीड़ से हटोगे। फिर रहा बात साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आपका जैसे बहुत सारे लोग जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको फिजिक्स पढ़ने में, बायोलॉजी पढ़ने में, इन्वायरमेंट पढ़ने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो ये दिक्कत के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव दिया हो गया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने विजय स्टडी सर्कल एक है, उनका नोट्स मुझे मार्केट से मिला था, तो मैंने वो नोट्स खरीद लिया। अब वो नोट्स मैंने करके उसके बाद मैंने अपना इन्रिचमेंट किया, जिसमें एक मेल्स 365 का एक नोट्स आता है विजन IAS का, तो आप वो चीज़ से इनरिच कर सकते हो अपना नोट्स के लिए। यहाँ तक आप मेंस का ही प्रॉपर है। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा एडिटोरियल पढ़ने का आदत डालो आप लोग, जो कि हर दिन न्यूज़पेपर होता है। जैसे मैंने हिंदू पढ़ा हूँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हिंदू पढ़िए या फिर कोई भी एक इंग्लिश पेपर आप पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़ने से ये चीज़ होता है, जब आप पढ़े हुए रहोगे ना, कोई चीज़ आपके बारे में, मतलब आप जब नोट उठाओगे, तो अगर कोई चीज़ आप जानने हुए रहोगे ना, तो उसे पढ़ने में मज़ा भी आता है, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट जग जाता है। तो बस यही है ऐसा जो कि मेंस के लिए आपको बेनिफिट देगा, जिसमें अगर कोई टॉपिक आपको मिला एडिटोरियल से ही कि हाँ ये चीज़ हम कहीं डाल, मतलब आप जैसे ही आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा ये सिलेबस से लिंक कर रहा है, तो आप एक पेज में कहीं निकाल के लिखते रहो कि हाँ ये टॉपिक हम कहीं अगर मिलेगा तो हम डालेंगे। ये मेरा मेंस का प्रॉपर हो गया। अब इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं होता है। हालांकि मैंने विजय स्टडी सर्कल से मैं जुड़ा हूँ इंटरव्यू सेशन के लिए, जानकारी के लिए कि क्या है, और मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मॉक भी दिया हूँ, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जिनमें हर एक जगह में मैं मॉक भी दिया हूँ, जिसमें कैपिटल IAS भी हैं, DSP के पाठशाला सर भी, उड़ान भी हैं, सब में मैंने मॉक भी दिया है जाके। तो मॉक देने से बस ये होता है, जैसे अगर आप कोई चीज़ से डर रहे हो तो वो चीज़ आपका पहले डर हटता है। दूसरा, सबसे हर एक मॉक का अपना अपना एक होता है, बेसिक होता है कि हमको इसके बारे में ये चीज़ पूछना है। जैसे एक मॉक से मेरा पूरा बेसिक एजुकेशन के बारे में पूछा गया, एक मॉक से मुझे झारखंड के एस्पेक्ट के बारे में पूछा गया। वैसे ही हर एक एस्पेक्ट मेरा क्लियर होते रहा, और जैसे मेरा क्लियर होते रहा तो मैं उसे अपने इंडिश करते रहा। और मॉक मेनली मैं जैसे अपने दोस्त से मिला
तो दोस्त से मैंने बात किया, तो दोस्त से ही बात करके ये आंसर क्या होगा, तो वो आंसर क्या होगा, तो वही एक हो गया। रात में एक मेरे दोस्त था, तो मैं उन्हीं से बात करता था, तो वो भी मेरा मॉक लेती थी कि इसमें क्या होगा। और साथ ही साथ मैंने चैट जीपीटी का भी यूज़ किया कि यहाँ पे क्या बेटर तरीके से आंसर हो सकता है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं होता मॉक। और हम लोग कहीं पे बैठते भी थे, मतलब चाय वगैरह भी पी रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई लेडीज़ हो गई तो कोई परेशानी है, तो मैं उनसे भी जानने का कोशिश करता था कि मैम ये चीज़ है, जैसे कोई ट्राइबल हो गई तो क्या आपको परेशानी देखना पड़ रहा है। तो एक ग्राउंड रियलिटी मुझे पता चलता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मॉक का एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन होता है, मॉक आपके ऊपर है। और मॉक इंटरव्यू जैसा भी होता है, मॉक इंटरव्यू एक चीज़ हो गया ना, जैसे आप मॉक इंटरव्यू में जाओगे, मॉक को आप अपने हिसाब से मोल्ड करते हो। जैसे भी आपको मॉक देना हो, कुछ भी चीज़ पूछा गया, तो जो चीज़ आपको पूछवाना है ना सामने वाले बोर्ड से, आप वहाँ पे ना वो चीज़ पे जोर डालो। जैसे ही आप जोर डालोगे तो वो चीज़ क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक आपके पे आएगा, और आपका वो तैयार रहेगा तो आप फंसोगे नहीं वहाँ पे। तो मॉक इंटरव्यू का तो बस यही है। उसके बाद फिर मैं टाइम टेबल के बारे में बताना चाहूँगा। टाइम टेबल कुछ ऐसा है नहीं कि स्पेसिफिक, जैसे बहुत लोग जॉब से ही तैयारी जॉब में ही रहते हुए तैयारी करते हैं। कोई स्टूडेंट है, जो कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मुझे प्रॉपर पूरा टाइम मिलता था तैयारी करने के लिए। तो ये आप अपने हिसाब से अपना बना लीजिए कि हाँ मुझे किस टाइप की तैयारी करना है। बस एक चीज़ होना चाहिए कि जो चीज़ आप टारगेट डिसाइड किए हो कि हमको ये चीज़ कंप्लीट करना है, चाहे वो आज कंप्लीट करना है कि हाँ मुझे ये, मैं तो टारगेट लेके चलता था कि मैं एक सब्जेक्ट लेता था। बाकी लोग तो देखते हैं कि जैसे बाकी लोग भी हैं जो कि एक दिन में 2-2 3-3 सब्जेक्ट करते थे। मेरा वो चीज़ नहीं था, मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट का ऐसे ही चीज़ मेरा तैयारी चला है। तो मैं वो चीज़ सोचता था कि ये सब्जेक्ट को मैं 3 दिन में या 2 दिन में ख़त्म करना है, तो पहले मैं वो करता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, और वो टारगेट बना लो, छोटा-छोटा टारगेट बनाओ। और अपने आप को ना टारगेट जब मिलता है ना, तो जब टारगेट अचीव होता है तो उनको अपने आप को रिवार्ड भी दो। जैसे मैं खुशी के लिए ही, अब जैसे कोई टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ तो होता था कि आज कचौड़ी खिलाएंगे, तो बस अपने आप को मैं खिलाया। बस यही चीज़ अपना ही रिवॉर्ड में देता था, जिसके चलते मुझे अंदर से मोटिवेशन आता था कि मुझे करना है। और रहा बात आपका प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज़ के एक सवाल उठती कि टेस्ट सीरीज़ दे कि नहीं दे। मेरा कहना है कि प्रीलिम्स का, जैसे मैं टेस्ट सीरीज़ बहुत दे दिया था, यूपीएससी का मैं तैयारी कर रहा था, बहुत टेस्ट सीरीज़ दे दिया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा था कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का जीपीएससी में। और झारखंड का जैसे सिलेबस मैंने बताया प्रीलिम्स का बहुत सेलेक्टिव है और बहुत डिफाइंड वे में दिया हुआ है कि जब आपको कोई चीज़ पता चलेगा ना कि ये टॉपिक दिया, इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के पूछ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा मुझे इसे कितने डिटेल में पढ़ना है। तो वो आपका सिलेबस कर देता है आसान। तो उसे टेस्ट सीरीज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो कोई फर्स्ट कमर है तो आप ये इसमें कर सकते हैं कि कोई भी एक कोचिंग उठाइए, वहाँ का टेस्ट सीरीज दीजिए। अब मेरा ये कहना रहेगा कि कोई भी स्टेट पीसीएस हो रहा है, जैसे बीपीएससी हो गई, यूपी पीसीएस हो गए, एमपी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस होता है। छत्तीसगढ़ में 50% छत्तीसगढ़िया होती है और 50% आपका जनरल होता है। और यूके पीसीएस हो गया, आप जो भी पीसीएस का पेपर हो रहा है उसे आप दीजिए, खुद से दीजिए। तो उससे क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन आप देखोगे ना कि वही क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो वो आपका प्रीलिम्स में बहुत बेनिफिट करता है। और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज के लिए जैसे मैंने 2-3 टेस्ट दिया था कैपिटल आईएएस करके, उसमें मैंने बस ये देखने गया था कि मुझे कितने नंबर आ रहे हैं या फिर किस मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि एक हो जाता है कि 40 नंबर पे क्वेश्चन सीपीपीसीएस मैंने दिया, तो वहाँ पे था कि एक क्वेश्चन पे दो पेज रहता था। यहाँ पे कोई सेलेक्टिव नहीं है कि आपको इतना लिखना है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन 40 पेज का, इसमें 6-6, 7-7 पेज भी लोग लिखते हैं, कोई 10-10 पेज भी लिखते हैं। तो ये आदमी डिपेंड करता है। तो मैं वो प्रैक्टिस करने गया था कि हो रहा है कि नहीं, तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। वही आपको भी रिकमेंड करूँगा कि बेनिफिट आप अपने मॉडल आंसर तैयार कर लो। और मेंस के लिए ना आप जैसे कोई टॉपिक हो गया, टॉपिक में आप चैट जीपीटी में डालो, चैट जीपीटी या फिर नेट पे डालो और उसका डायमेंशन देखो कि हाँ किस डायमेंशन से क्वेश्चन जा सकता है। तो वो डायमेंशन आप एक पेज में लिख के रख लो और उसका एक अपना मॉडल आंसर बना लो। और अधिकतर वही होता है, 90% यही होता है कि जो डायमेंशन आपका हुआ है ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो मेंस का ऐसे भी प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर भी आपको अगर ये चीज़ देखना है तो आप कहीं भी मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा टेस्ट सीरीज में। एक सवाल आती है कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। जैसे मेरा अप्रोच रहा है कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप जैसे फर्स्ट राउंड में 3 इटरेशन में करता था, जिसमें फर्स्ट राउंड मेरा रहता था कि फर्स्ट राउंड में मैं जो भी मुझे 100% श्योर रहता था मैंने उसे बनाता था। साथ ही साथ उसी में मैंने 50-50 एलिमिनेट भी कर दिया जो मुझे आ रहा है। तो 50-50 एलिमिनेट करने का दूसरा राउंड में जब मैं करता था, जो 50-50 एलिमिनेट किया, मैं उसे कोशिश करता था कि हाँ इसमें दोनों में क्या हो सकता था, वो बनाता था। तीसरा राउंड मैं करता था जिसमें मुझे एकदम नहीं पता, क्योंकि एक प्लस पॉइंट यहाँ झारखंड में है कि झारखंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरा कहना रहेगा, मेरा रिकमेंड रहेगा आप लोग सबको कि आप सब क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने क्या पता वो सही हो जाए और ये बेनिफिट ही करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उठ रहा है जिसमें कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं। तो कोचिंग ज़रूरी होने का रीज़न है कि अगर ये इंसान तो मतलब पीपल टू पीपल डिपेंड करता है कि आप किस फैक्टर में आप खोज रहे हैं। कोचिंग का बस ये रोल होता है, जैसे बोला जाता है कि कोई काम कोई आसान कर दिया जाता है। कोचिंग में हो गया कि आपको एक बुक दे दिया गया, बुक में है कि ये बुक कंप्लीट करना है। कोचिंग का रोल यही रहेगा कि वो कोचिंग में आपको ये बता दिया जाएगा ये चैप्टर पढ़ना है, इतना पढ़ना बाकी आपको। तो बस कोचिंग का रोल वहीं तक होता है, मेहनत आपको करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग से ही करो, अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है या फिर किसी के साथ हो आप गाइडेंस में, तो आप उससे कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं रोल है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए कुछ नहीं होता है, जैसे है ये प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि मुझे भी 6 साल का टाइम लग गया, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी 6 साल का समय लग गया। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बड़ा होता है कि आप दोस्तों से बात करो और अपने आप को, जैसे मैंने बताया, छोटा छोटा रिवार्ड दो, घूमने कहीं कहीं बीच में जाया करो। हाँ, वो टाइम नहीं निकल पाता है क्योंकि एग्ज़ाम का एक प्रेशर रहता है, टाइम नहीं निकल पाता है। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से मैनेज करो। और बहुत नहीं होता है तो सुबह सुबह मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन करने से क्या होगा ना कि आप ना अंदर से एनर्जी फील करोगे, और एक्सरसाइज करते रहो। बस यही चीज़ है, स्ट्रेस फ्री करने के लिए बस यही चीज़ है। और जैसे एक क्वेश्चन है, मेरा अप्रोच कैसा रहा, यूपीएससी से जेपीएससी में क्या बेनिफिट हुआ। यूपीएससी से मुझे बस ये चीज़ हुआ कि यूपीएससी से मैं प्रैक्टिस किया लिखने का, जो कि मैं मेंस आंसर राइटिंग का बहुत सा नोट्स मेरा बना रहा। और जेपीएससी में मुझे बहुत सा चीज़ जो झारखंड का एक्सपेक्ट हुआ वो ऐड ऑन करना रहा। लेकिन हाँ, यूपीएससी में एक ये चीज़ था कि 2 पेज लिखना था, यहाँ पे 7-8 पेज लिखना है, तो वो एक चीज़ अलग था। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप यहाँ पे एक मॉडल आंसर तैयार करो हर एक एस्पेक्ट को, जो कि नेट पे चैट जीपीटी का और बहुत से गवर्नमेंट वेबसाइट है जैसे पीआईबी वगैरह हो गई, तो पीआईबी वगैरह में आप निकालो उससे और एक अपना एक मॉडल आंसर अपना तैयार करो। वो कोचिंग पे डिपेंड मत रहो कि हमको मॉडल का आंसर कोई कोचिंग देगा, वो आप अपना बनाओ। और अपना इसमें जो मुझे काम आया कि मैं प्रेजेंटेशन में अब बहुत काम किया हूँ। मैं प्रेजेंटेशन में यूपीएससी में मैंने प्रेजेंटेशन में बहुत काम किया हूँ, तो उसका यहाँ पे रोल मुझे आया कि यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन पे हमको उतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, कंटेंट का काम करने का पड़ा। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को, तो बहुत लोग यहाँ प्रेजेंटेशन से ही, प्रेजेंटेशन और कंटेंट से भी पहले नंबर थे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन इस बार थोड़ा एज लिया गया है। तो प्रेजेंटेशन पे आपको प्रॉपर काम करना होगा, तो वो आप काम कीजिएगा। और साथ ही साथ जब यूपीएससी में हम लोग देखे थे कि हाँ, कोई क्वेश्चन को यूपीएससी में ये चीज़ हो जाता है ना कि क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करना पड़ता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ पे हमको उसको बारे में सोचना पड़ता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी का ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अगर उसमें पूछा गया कि हाँ प्रॉब्लम को लेके हुआ, तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम आते जा रही है, मतलब उसके साथ सरकार को क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वहाँ पे आपको इंटरनल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन भी दिखाना पड़ता है। लेकिन थोड़ा बेनिफिट है जेपीएससी में कि जेपीएससी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप मॉडल आंसर तैयार किए हुए रहोगे अपना, तो बहुत सा चीज़ आप वहीं पे जाके लिख दोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और आप देखोगे ना, बहुत सा ऐसा चीज़ है ना कि आप हर जगह यूज होगा। जैसे एक होता है कि गुड गवर्नेंस का ए परफेक्ट गवर्नमेंट हम लोग एग्जांपल में बताते हैं। ए परफेक्ट गुड गवर्नेंस इज ए परफेक्ट गवर्नेंस। तो ए हो गया ए अकाउंटेबिलिटी, पी से हो गया पार्टिसिपेटरी ओरिएंटेड, ई से हो गया इक्विटी एंड इक्विपमेंस। ऐसे ही मैंने फुल फॉर्म बनाया, जो कि ऐसा नहीं है कि केवल मैं पॉलिटी में इसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं इकोनॉमिक में भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन आया, फूड सिक्योरिटी में हो गया कि अगर इसको बेटर करना हो तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना होगा, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना होगा स्टूडेंट सिटीजन के नज़र में, जिसके कारण आपका जो भी गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से हर एक तख्ते तक पहुंच सके वो चीज़। तो ये चीज़ ये नहीं है कि कोई चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन वही होता है कि सब्जेक्ट को आप कैसे घुमाते हो, तो वो प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा। और एक जगह का ही चीज़ हर जगह यूज होता है, हर जगह भी नहीं बोलेंगे ना, तो कम से कम 40 से 50% जगह जैसे मैं यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया ये परफेक्ट गवर्नेंस में, वही आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको बेनिफिट ही देगा। बाकी मैं आप लोग सब स्टूडेंट लोग और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप लोग नोटिफिकेशन नहीं आया, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ 14 जेपीएससी आने वाला है। तो आप लोग सबको दिल्ली नॉलेज ट्रैक को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे थ्रू आप लोग को बहुत सा चीज़ जो कि डाउट होगा तो मैं क्लियर करने का शायद हेल्प किया हूँ।
और दिल्ली नॉलेज ट्रैक वो चीज़ आप लोग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग को ऑल द बेस्ट, और आप लोग भी रैंकर होगा। सबसे बड़ा बात मैं एक चीज़ बोलूँगा चाहूँगा, यहाँ पे ना रैंकर ये चीज़ नहीं होता है कि आप रैंक एकदम ये रैंक मिलेगा ये रैंक के लिए। आपको जो चीज़ चाहिए पोस्ट, उसके लिए मेहनत कर लो आप, कि हाँ मुझे ये पोस्ट चाहिए, ये पोस्ट के लिए आप जितना मेहनत कर सकते हो मेहनत करो। रैंक जो होता है, रैंक उसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब आपको एक गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है। आप जैसा मेहनत करते हो ना, मेहनत करोगे आप, लेकिन रैंक आपको खुद पता चल रहा है कि हम जो मेहनत किया ना, वो रैंक मुझे एक बोला जाता है ना कि केक आपको बनाना है, लेकिन केक में चेरी डल गया तो रैंक हो गई। तो बस वो चीज़ है। बाकी थैंक्स आप लोग को, एंड ऑल द बेस्ट आप लोग सबको। थैंक यू।